हाय स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का कुछ प्रश्न। पिछले वीडियो में हम लोग वायवीय एवं अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़े थे। दोनों में हम लोगों ने अंतर को देखा था कि दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। आज हम लोग जो है कुछ उसी चैप्टर का कुछ और क्वेश्चन जो है जानेंगे। देखिए इसमें प्रश्न दिया गया है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार विकल्पित है। देखिए एक शब्द आया है इसमें कूपिकाएं। तो हमारा जो फेफड़ा होता है उस फेफड़े के अंदर जो है कुछ खाली स्थान और पार्ट्स और हिस्सा होते हैं जिसको कूपिका बोला जाता है या वायु कोश भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस कूपिका का जो है अधिक गैसों के आदान प्रदान में, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, आदान प्रदान, उसमें उसका क्या रोल है हमको ये इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो वो रोल क्या है देखिए कि लिखा है इसका आंसर कि कूपिकाएं फेफड़ों में पाई जाती है जिनका कार्य इसके क्षेत्रफल को गैसों के विनिमय हेतु अधिकतम करना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कूपिकाएं फेफड़ों में पाई जाती है और जिनका कार्य क्या है, इसके क्षेत्रफल को गैसों के विनिमय हेतु अधिकतम करना होता है। यानी जो वायु कोश है वो वायु के रखने का स्थान है। तो जब कूपिकाएं ज़्यादा होंगी तो समझ लीजिए कि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और उसमें गैस जो है ज़्यादा एकत्र हो सकता है। तो इस तरह से जो है वो अधिकतम गैस विनिमय कर सकता है। यानी कूपिका का इसमें अधिकतम रोल होता है, वो महत्वपूर्ण है, जिससे अधिक जो है विनिमय को करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसका क्या जो है परिणाम पड़ेगा, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सुने भी होंगे हीमोग्लोबिन लोग चेक करवाते हैं ना, तो उसी की बात चल रही है। तो ध्यान दीजिए कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है जिसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन गैस का संचरण। ठीक है, मुख्य कार्य इसका क्या है, ऑक्सीजन गैस का संचरण करना होता है। यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में संचरित होगी, कम संचरित होगी। ठीक है, अगर हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को घटा दें या किसी कारण से घट जाता है, हमारे शरीर के अंदर पोषकता नहीं मिलती है, तो उस स्थिति में हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, हमारा शरीर जो ऑक्सीजन चाहिए उतना वो नहीं कर पाएगा, कम कर पाता है। ठीक है, अतः भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं होता है और ऊर्जा का उत्पादन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको हीमोग्लोबिन का पड़ने वाला परिणाम। ठीक है, तो समझिए एक तरह से हीमोग्लोबिन अगर कम है तो हमारे लिए जो है नुकसानदेह है, और अगर अधिक रहता है तो ये एक बेहतर है, उतना भी अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब है आपको नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या आपको करना है। ठीक है, दोहरा परिसंचरण की व्याख्या। तो देखिए आपको मिल जाएगा आपको कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का संचरण होता है वो हमारे हृदय से 2 बार जो है होकर गुजरता है। इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो हृदय की क्रियाविधि और रक्त का परिसंचरण जब आप पढ़ेंगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। आइए आपको यहाँ समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि हमारे हृदय से रक्त जो है 2 बार परिसंचरित होता है, यानी पास आउट करता है। कैसे 2 बार, तो ध्यान दीजिए, जैसे हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं तो फेफड़े तक पहुंचता है। फेफड़े में पहले से मौजूद जो है रक्त कुछ होता है जो अशुद्ध रक्त होता है, और जैसे ही उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन मिलता है, हम जो श्वसन करते हैं उसके माध्यम से, तो जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो शुद्ध रक्त हो जाता है, अशुद्ध जो है शुद्ध बन जाता है। और देखिए ये जो अशुद्ध रक्त
फेफड़े तक आया रहता है वो हृदय से होकर आया रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, हृदय से एक बार होकर आया हुआ है, यानी हृदय क्या करता है कि हमारे शरीर के जिस भाग से ब्लड को लेता है, अशुद्ध रक्त को, उसको हृदय तक लाया और हृदय से फेफड़े तक भेज दिया। और पुनः फेफड़े के पास पहुंचा हुआ ऑक्सीजन क्या करता है कि उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन मतलब जो है क्या कर देता है, उपलब्ध करा देता है। और जैसे ही उसको उपलब्ध करा देता है ऑक्सीजन, तो वो अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त हो जाता है और फिर वो शुद्ध रक्त जाता है कहाँ, हृदय में। तो ध्यान दीजिए, वो अशुद्ध रक्त होकर हृदय से होता हुआ फेफड़े तक आया और फेफड़े के पास जब वो शुद्ध हो गया तो पुनः कहाँ जा रहा है, हृदय के पास। अब हृदय क्या करता है कि उसको जिस हिस्से में ब्लड की जरूरत पड़ती है, शुद्ध ब्लड की, शुद्ध रक्त की, वहां पर पहुंचा देता है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक बार फेफड़े तक पहुंचा अशुद्ध के वजह से, और शुद्ध होकर पुनः जो है वो हृदय तक जाता है, हृदय सब हिस्सों पे भेज देता है। तो ये दोहरा दो बार आ गया, आप देखिए हृदय से, इसलिए दोहरा परिसंचरण कहते हैं। आइए इसमें पढ़ते हैं इसका आंसर क्या समझा रहा है कि दोहरे परिसंचरण तंत्र में रुधिर एक चक्र में हृदय से 2 बार प्रवाहित होता है। मानव परिसंचरण तंत्र में फुफ्फुसीय परिसंचरण और दैहिक परिसंचरण एक साथ दोहरा परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। वही जो आपको मैं बता रहा था, फुफ्फुस परिसंचरण द्वारा और दैहिक परिसंचरण द्वारा अशुद्ध और शुद्ध जो है पहुंचता है। दोहरे परिसंचरण में शुद्ध तथा अशुद्ध रुधिर परस्पर नहीं मिलते, परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की अधिक मात्रा शरीर के सभी भागों में भेजी जा सकती है। ठीक है, तो दोहरे परिसंचरण आप समझ गए होंगे कि हमारे हृदय से ब्लड का जो है 2 बार आना जाना हो जाता है, जिसके चलते हम उसको दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है, और ये जरूरी भी है ताकि हमको ऑक्सीजन की अधिक मात्रा हमारे शरीर को मिल सके। एक प्रश्न आइए हम और देखते हैं। ये प्रश्न जो है दिया गया है कि जाइलम तथा फ्लोएम, देखेंगे ये प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम, दिखाई दे रहा है आपको प्रश्न? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि प्रश्न है हमारा क्या कि जाइलम और जो है फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, यानी जाइलम और फ्लोएम आप पढ़े होंगे, पौधे में जो है जाइलम फ्लोएम जो है परिवहन तंत्र का काम करता है। ठीक है, तो उसका जो है कामों में क्या अंतर है वहन करने में, वो हमको बताना है। तो जाइलम का देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जाइलम के द्वारा जल का वहन केवल जड़ों से ऊपर की तरफ किया जाता है। जाइलम क्या करता है, पृथ्वी से जल जो है वो शोषित करता है जड़ के माध्यम से, और जड़ के माध्यम से ऊपर तक सभी हिस्सों में जहां जल की आवश्यकता पड़ती है वहां तक पहुंचा देता है। ठीक है, इस कार्य के लिए ऊर्जा उसको नहीं लगती है। इसी का ये जाइलम का कार्य हो गया। उसी तरह से फ्लोएम का कार्य बताता है, इसमें नहीं लिखा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। फ्लोएम का जो कार्य है वो दोनों ओर का है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जाइलम का यहाँ पे कार्य क्या बताया कि केवल जड़ों से ऊपर की तरफ इसका काम है। ठीक है, लेकिन फ्लोएम का जो कार्य है वो कार्य है कि खनिज लवण और पोषक पदार्थ को, और जो पौधे की पत्तियों में जो भोजन बन जाता है, तो पत्तियों से नीचे तक, ठीक है, यानी प्रत्येक हिस्से तक भोजन को पहुंचाना जाइलम का काम है। ठीक है, और अगर जल में कोई ऐसा जो है खनिज लवण या पोषकता रहता है तो उसको भी वो ऊपर पहुंचाने का काम करता है, पौधे के ऊपर तक। ठीक है, तो जाइलम एक ही तरफ काम करता है, फ्लोएम दोनों तरफ जो है वहन करता है, यही दोनों में खास अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं कि फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। ठीक है, प्रश्न है कि कूपिका भी आपको बताया, फेफड़े में कूपिका पाई जाती है, और वृक्काणु नेफ्रॉन आप पढ़े होंगे, याद करिए। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, तुलनात्मक अध्ययन हमको करना है। तो इस बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इसमें जो है आपको कूपिका द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। कूपिका जो है अभी आपको पता है फेफड़े में एक क्षेत्र है जहाँ पर वायु इकट्ठा होता है, उसके माध्यम से वायु का लेन देन होगा। और दूसरा इधर आपको देखिए वृक्काणु द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर आप समझ पा रहे हैं। दोनों में अंतर है कि कूपिका वायु को जो है क्या करेगी, आदान प्रदान करवाएगी, जबकि
वृकाणु रक्त का कराएगा। दूसरा इसका क्या दिया गया है देखते हैं कि कूपिकाओं में वायु भरने पर वे आकार में फैल जाते हैं। अभी आपको बताया इसका क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसमें ऑक्सीजन उतना ही समाहित होगा। तो कूपिका के अंदर वायु को भरने पर उसका आकार फैलता है, लेकिन वृकाणु में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, वृकाणु या नेफ्रॉन जो है उसमें किसी तरह का ऐसा कोई क्रिया नहीं है कि उसके अंदर हम रक्त समाहित कराएंगे तो उसका जो है आकार फैलेगा, ऐसा नहीं है। तीसरा अंतर दिया गया है कि इनमें उत्सर्जन गैसीय रूप में होता है, क्योंकि वायु है तो गैस है ना, हवा जो है गैस है, तो इसीलिए गैसीय रूप में आदान प्रदान होता है उत्सर्जन। और इनमें उत्सर्जन जो है द्रव रूप में होता है, क्योंकि ब्लड द्रव है, तरल पदार्थ है द्रव। ठीक है, ब्लड, इसलिए इसमें उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, द्रव रूप में होती है। ठीक, नेक्स्ट आपको अंतर दिया गया है कि ये गोल गुहाकृति की होती है जो फुफ्फुस में पाया जाता है। ठीक है, फुफ्फुस, धमनी और शिरा आप किताब में मिल जाएगा, ये हमारे हृदय का और हमारे शरीर का पार्ट है। तो यहाँ पर जो है कूपिका गोल आकृति की होती है, और यहाँ बताया जा रहा है आपको कि नेफ्रॉन कैसा होता है, तो ये महीन धागे की जैसा होता है जो ब्रिक में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको जो है कुछ मुख्य अंतर इसमें बताए गए। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इन सबको जो है नोट भी कर लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।